नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, रीट 2022 का एक पेपर आपका पहली शिफ्ट का लेवल 2 का पेपर हो चुका है। 23 तारीख को इवनिंग को जो पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने ही ये क्वेश्चंस मुझे लिख करके भेजे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इन प्रश्नों को, है ना, कौन कौन से प्रश्न हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो साइंस के जो लगभग 22 क्वेश्चन है इसमें साइंस के। ठीक है, और 22 में से 18 क्वेश्चन तो अपने बिल्कुल नोट्स में से ही थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी थे बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो जो नोट्स पढ़ के गया है उसके भी बहुत अच्छा पेपर हुआ, कोई दिक्कत कहीं पर भी उसको भी नहीं आई है। ठीक है, चलिए, आसान पेपर था, कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। 2-4 प्रश्न थे जो अच्छे स्तर के थे, अलग से थे, तो उसकी कोई बात नहीं होती। ठीक है, चलिए, पोटेशियम का प्रतीक, पहला प्रश्न था आपका पोटेशियम का प्रतीक। तो पोटेशियम का प्रतीक सब लोग जानते हैं, पोटेशियम यानी केलियम यानी के से डिनोट करेंगे इसको। प्रसव हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन आपका। इसके बाद में परावर्तन से संबंधित प्रश्न आया था, आपतन कोण अगर 30 डिग्री का एक डायग्राम बना के दे दिया तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री का ये होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, परावर्तन का यही नियम है साथियों। ठीक है, इसके अलावा सौर परिवार में शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न भी आया था। अब इसमें तारामंडल जो है अगर ऑप्शन में था तो तारामंडल होगा। ठीक है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और आपके उपग्रह ये सारे के सारे जो है वो सौरमंडल में ही शामिल होते हैं, है ना। ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है सौरमंडल में आएगा। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह हो गए, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में रहते हैं वो। इसके अलावा आपकी बात करें धूमकेतु हो गए, तो धूमकेतु भी साथियों हमेशा सौरमंडल में ही काउंट होंगे, लेकिन तारामंडल बाहर होता है। अब ऑप्शन में क्या थे, कन्फ्यूजन है बच्चों को, तो अगर तारामंडल था तो तारामंडल होगा, तारामंडल अगर नहीं है तो फिर देखिए ग्रह तो होगा, उपग्रह भी होगा, क्षुद्र ग्रह भी होगा, धूमकेतु भी होगा। ये एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में चैप्टर नंबर 17 में साफ साफ दिया गया है कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये आपके सौर परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन तारामंडल नहीं होता। इसके अलावा अगला प्रश्न था वायु प्रदूषक नहीं है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, नाइट्रस ऑक्साइड था। तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन जो है वो वायु प्रदूषक नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। फिर जटिल उत्तक नहीं है या सरल उत्तक है, ये प्रश्न देख लीजिए। तो देखिए, जाइलम, फ्लोएम वगैरह जो है वो जटिल उत्तक होते हैं, जबकि पेरेनकईमा ये कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 9 की पुस्तक से लिया गया है मेरे हिसाब से। पेरेनकईमा जो वो एक सरल उत्तक है साथियों, हालांकि उत्तक अपने सिलेबस में नहीं था, हमने पढ़ा भी नहीं था, सिलेबस में बिल्कुल नहीं दे रखा था इसको। तो हालांकि ये प्रश्न आया है, तो पेरेनकईमा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर अर्धवर्त की दूरी, अर्धवर्त के ऊपर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो अर्धवर्त ऐसे बनता है, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ से चलना अगर प्रारंभ किया, यहाँ से घूम के आया, तो ये 2πr परिधि होती है, और अर्धवर्त की क्या होती है, πr होती है, तो दूरी तो होगी πr। जबकि विस्थापन क्या होता है, सीधी दूरी, तो सीधी दूरी कितनी होगी, r ये 2r हो जाएगी, तो विस्थापन हो जाएगा 2r, है ना। चलिए, एक मिनट। इसके बाद में प्रश्न था आपका घर्षण का घटता क्रम लिखिए। देखिए, ये प्रश्न भी, ये भी आपको करवाया हुआ है, अर्धवर्त वाला भी आपको करवाया हुआ है। घर्षण का घटता क्रम यानी सबसे अधिक जो घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण, उसके बाद में गति या सर्पी घर्षण, या सबसे कम जो घर्षण होगा वो लोटनी घर्षण होगा। ठीक है, तो प्रबलता की बात करें तो स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा, फिर गति घर्षण और सबसे कम लोटनी घर्षण में, तो यही क्रम इसका रहेगा। फिर एक खाद्य तना का उदाहरण है, आलू है, हल्दी है, ये खाद्य तने के उदाहरण साथियों, तो आलू इसका आंसर आएगा। संश्लेषित रेशा है तो बहुत ही आसान है, नाइलॉन है। तो देखिए, ये 10वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, 8वां प्रश्न और आपका 7वां प्रश्न, इसके अलावा 5वां प्रश्न, चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और आपका दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न, ये सारे नोट्स में थे बिल्कुल, आपको करवाए हुए हैं बहुत अच्छे से। जो इस बार आपको ऑनलाइन कोर्स करवाया था सब, ये उसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, देखिए मैंने मूलक आपको बताए थे, वहीं से प्रश्न बना, और बताया भी था कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम क्या होता है, Al3+ होता है, नाइट्रेट होता है NO3-। तो आप हमेशा क्या करना होता है कि भाई ये 3 तो इधर आ जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, तो Al1 और NO3 की होल थ्राइस आ जाएगा। तो 1 को अपन डिनोट नहीं करते, तो AlNO3 की होल थ्राइस ये आ जाएगा बस इसका। ठीक है, चलिए, ये 11 प्रश्न हो गए आपके, जो नोट्स में से बिल्कुल आपके रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगला प्रश्न, कोई तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कंपनों की संख्या। देखिए, आवृत्ति हम जानते क्या होती है, कंपन प्रति सेकंड। आवृत्ति क्या होती है, कंपन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। तो 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं।
ठीक है, तो 2 सेकंड में कितने होंगे, 100 होंगे, सीधी सी बात है। लेग्यूमिनासी जो कुल के पौधे होते हैं, जैसे चना है, मटर है ना, इनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में कौन पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, करवाया हुआ आपको बहुत अच्छे से। फिर खरीफ की फसल नहीं है, ये भी करवाया हुआ। मटर जो वो खरीफ की नहीं है, रबी की फसल है। चना, मटर वगैरह, गेहूं, सरसों, है ना, ये सारे के सारे आपकी खरीफ की फसलें। इसके अलावा सोयाबीन दे रखा था ऑप्शन में, तो वो आपकी खरीफ की फसल रहेगी, है ना। मटर रबी की फसल रहेगी, तो खरीफ की फसल नहीं है ये पूछा था, तो मटर उसका आंसर आएगा। सोयाबीन हो गया आपका, मक्का हो गया, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं, जबकि मटर जो वो रबी की फसल है। ये एनसीईआरटी में से सीधा प्रश्न उठा है। फिर आप बर्फ में रखी लकड़ी में उष्मा संचरण, यानी कि एक प्रकार से हम कुछ इस प्रकार से, वही ठंडे आइसक्रीम में कोई लकड़ी की डंडी डाल रखी है, तो क्या वो ठंडी होगी या क्या होगी, क्या नहीं होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें ताप, भाई लकड़ी है वो उष्मा की कुछ अलग है, तो कोई उसमें ना वो ठंडी होगी ना गर्म होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ये आपकी किताब में से सीधा कक्षा 7 की पुस्तक में से एनसीईआरटी में सीधा आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें से सीधा सीधा प्रश्न उठाया गया है। संश्लेषित सूचक है, देखिए सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम को अपन संश्लेषित भी बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक में तो हल्दी आ जाएगा आपका, है ना, यानी जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो प्राकृतिक हो जाएंगे। लेकिन फिनोफ्थलीन क्या है, ये एक कृत्रिम सूचक है साथियों, या संश्लेषित सूचक है, तो बिल्कुल सीधा सा आंसर आ जाएगा। फिर है हरित गैस कौन सी है, 2 के जोड़े दे रखे थे, तो उसमें CO2 N2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका आंसर बनेगा वहां पर। फिर निष्पावन विधि का उदाहरण, कक्षा 6 की पुस्तक से सीधा सीधा प्रश्न। देखिए अन्न और भूसे को अलग करना, अपन सब लोग घर पे जैसे जो अपन आटा बनाने से पहले जो गेहूं को एक प्रकार से अपन बरसा करके, है ना, और उसकी जो उसका जो भूसा है उसको अलग करते हैं और अन्न को अलग करते हैं, उसको निष्पावन विधि कहते हैं। इसमें कभी कभी पंखे का प्रयोग भी कर लिया जाता है जब हवा नहीं चलती, तो है ना, वही है निष्पावन विधि। तो वहाँ से प्रश्न उठा है। इसके अलावा मानव त्वचा में तेलीय ग्रंथियाँ, ये प्रश्न भी उठा है साथियों। मानव त्वचा में तेलीय ग्रंथियाँ, तो ये बहिस्रावी ग्रंथि इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा। फिर प्लूरिशी रोग का रोग कारक है, तो प्लूरिशी रोग जो वो आपका फेफड़ों से संबंधित रहेगा, तो टीबी से संबंधित माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका आंसर होना चाहिए। फिर विटामिन ए की कमी से रोग, तो रतौंधी रोग है ना, रतौंधी रोग होगा, ये भी निश्चित तौर पे आपको करवाया हुआ प्रश्न है साथियों, बहुत आसान सा है। फिर अब परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1952 में हुआ, ये नहीं करवाया है, थोड़ा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं। फिर हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में, जीवन अवस्था में होता है। फिर भारत में पवित्र उपवन कौन सा है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसमें लगभग ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि आधारित है, करके सीखने पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। तो साथियों ये कुछ 25 प्रश्न आप लोगों ने भेजे हैं मुझे, ठीक है, आप लोगों से मैंने डिस्कस करके बनाए हैं, तो इनके आंसर्स भी कुछ इस प्रकार से हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। और जिन बच्चों का पेपर कल है उन बच्चों को मेरी यही सलाह है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, है ना, हालांकि आपको करवा दिया, जो मैटर आपको करवा दिया आप बस वो पढ़ लें, बहुत है ना। बाकी ये जो प्रश्न जहाँ से जिन चैप्टर से उठाए गए हैं उनसे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे प्रतीक हैं वो देख सकते हैं, उसमें से आपके ये जो सीधा सीधा प्रश्न उठा आपका एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, आगे आपके कक्षा 9 की पुस्तक में दिया हुआ एनसीईआरटी में, है ना। तो हालांकि आपको आता है ये बात सही है, लेकिन सीधा सीधा उठाया है और नोट्स में से सीधे प्रश्न बने साथियों। तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन पेपर निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। साइंस का पेपर आसान था, गणित का भी कोई टफ पेपर नहीं था, ठीक है, आसानी पेपर था। एक 1800 का शायद क्या कुछ जोड़ करके घनमूल वगैरह का था, तो 1800 को आप इस प्रकार से जो वो उसके गुणनखंड कर लीजिएगा सबसे पहले, तो है ना, गुणनखंड करके इसको हल कर लीजिए और जोड़े बना करके देख लीजिए। अगर 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे, उन्हीं से अपन गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ करके कुछ 6-15 आएगा, ये 6 के आसपास आंसर आएगा। कुछ प्रश्न पूरा ध्यान में नहीं है, नहीं तो बता देता मैं आपको। तो इस प्रकार से गणित के प्रश्न भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, है ना। साधारण ब्याज का सरल सा प्रश्न आया था, एक लाभ हानि में से प्रश्न आए थे, तो कोई कठिन ज़्यादा पेपर देखिए कठिन नहीं था। और दूसरी बात एनसीईआरटी अपने साइकोलॉजी की करें तो साइकोलॉजी में 4-5 प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के थे, 4-5 प्रश्न अच्छे स्तर के थे, इसलिए आपको लग रहा है कि साइकोलॉजी का पेपर कठिन था। बाकी अगर पूरे पेपर को देखा जाए कि अपन सरल, मध्यम और कठिन में बांटे, तो मध्यम स्तर का ये पेपर था, है ना। कठिन बिल्कुल भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको निश्चित तौर पे ये पेपर देके फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल आसान पेपर आ जाता तो वो भी एक प्रकार से पास हो जाते।
है ना। तो जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है, और आगे भी आप यही उम्मीद करिए कि आपको अच्छा पेपर मिले, ठीक है। क्योंकि आपने तैयारी की है तो निश्चित तौर, देखिए अब तैयारी की है उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से 90 नंबर तो क्या बहुत 120 प्लस अंक लेके आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंस में भी देखिए आपको पढ़ाया वही 18-20% जो पढ़ाए उसमें से आ गया, है ना। बाकी टीचिंग मेथड्स के तो अपन पूरे प्रश्न देखे भी नहीं है, तो वो भी निश्चित तौर पे जो मैटर आपको करवाए उसी में से आएंगे, ठीक है। तो जो मैटर आपको दिया ना उसके ऊपर विश्वास रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पढ़ाया है उसमें से आएगा निश्चित तौर पे। और आगामी जो 3rd ग्रेड की भर्ती है उसकी तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगा, सटीक मैटर दूंगा, बहुत अच्छा मैटर देने की कोशिश करूंगा, पूरा एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा सारा का सारा मैटर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कल आप जब पेपर दे के आएंगे तब बिल्कुल भी आप चिंतित नहीं होंगे और टेंशन में आने की देखिए कोई आवश्यकता नहीं है। पेपर ठीक है, अच्छे स्तर का, बहुत अच्छे स्तर का भी नहीं था, ठीक था पेपर, मध्यम स्तर का था, उसमें आपके अच्छे से अंक आ जाएंगे, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर हम लोग तैयारी करेंगे मेन एग्ज़ाम की, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए थे आज के इस पेपर में, कुल मिलाकर के कहेंगे कि साइंस का पेपर जो वो ठीक था, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, न बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था, ठीक था पेपर, जैसा होना चाहिए वैसा था, ठीक है, रीट के स्तर का पेपर था। चलिए ठीक है साथियों, और आप लोगों को, जो लोग कल पेपर देने वाले हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पेपर के प्रश्नों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास भी ऐसे ही कुछ प्रश्न घूम के आएंगे और निश्चित ही आपके भी ये प्रश्न सही हुए होंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूँगा हम कल और कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे और पेपर बिल्कुल आपके नोट्स में से ही आएगा, निश्चित तौर पे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आराम से आप करके आओगे, ठीक है साथियों। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।